जय हिंद एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम यहाँ पे किस लिए प्रेजेंट है। यहाँ पे आज क्या है? अरे सुनाई नहीं दिया? अरे नहीं सुनाई दे रहा है? किसके बीच में? सिविल सर्विस। यहाँ पे डीएसपी बैठा है, यहाँ पे ये हमारे सबसे एमिनेंट बैच है। वी हैव द एमिनेंट बैच। सिविल सर्विस वो बैच है जो सबसे ज्यादा आगे अपना फ्यूचर लेके चल रहा है कि वो आईएएस आईपीएस बनेगा। यहाँ पे डीएसपी बैच है। डीएसपी बैच जो आगे जाके गवर्नमेंट ऑफिसर में कोई बैंक मैनेजर बनेगा, कोई रेलवे में ऑफिसर बनेगा, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा। तो ऐसे हमारे आईकेडी के जेम्स हैं, मतलब हीरे मोती हैं हमारे, जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट। और ये हमारा पहला डिबेट नहीं है। क्या है हमारा पहला डिबेट है? नहीं। दूसरा डिबेट है? नहीं। तो कौन सा नंबर का डिबेट है? थर्ड डिबेट चल रहा है। और थर्ड डिबेट में पहले डिबेट का विनर कौन था? सेकंड डिबेट का डीएसपी। तो ये तो कांटे की टक्कर है ना। तो डेफिनेटली इस कांटे की टक्कर के लिए आज का टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक तरफ एडवांटेज होगा, एक तरफ डिसएडवांटेज होगा। तो अगर किसी ने इंडिविजुअल तैयार किया, किसी ने एडवांटेज तैयार किया हो, तो नसीब खराब होता है। हम जो ट्रेन पकड़ने जाते हैं वो ट्रेन मिलती नहीं और हमेशा लेट हो जाए। तो हो सकता है आज एडवांटेज जिसको चाहिए होगा, एक्सपेक्ट किया, उसको डिसएडवांटेज आ जाए, और जिनको डिसएडवांटेज एक्सपेक्ट किया उन्हें एडवांटेज आ जाए। तो देखते हैं इस डिसएडवांटेज और एडवांटेज के खेल में कौन विनर बनता है। तो हु विल बी द विनर, डीएसपी और सिविल सर्विस? डीएसपी और सिविल सर्विस। होल्ड। ये जजमेंट लेने वाले हमारे ब्यूटीफुल जज हैं। ये जजमेंट जजेस लेने वाले हैं। तो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट जज मिस्टर प्रोफेसर मुली सर। He is the first judge, second Professor Prithvi ma'am, and the third and speak a new member in our team, Professor Chinmay sir. So please welcome them. Myself first. मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला टू बीइंग एज अ होस्ट। फर्स्ट होस्ट मैंने कर पाया था, सेकंड होस्ट मैंने किया, एंड थर्ड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर इट। एंड आई लाइक टू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कल्पना मैम, जो हमारे पूरे वीडियो एडिटिंग में हमें सपोर्ट करेंगी। उन्हें फर्स्ट और सेकंड में दोनों में हेल्प किया, और डेफिनेटली थर्ड टाइम भी सपोर्ट करेंगे। थैंक सो प्लीज गिव अ क्लैप फॉर कल्पना। पर अभी मैं सोच रहा एडवांटेज इनको दे दूं। नहीं, इनको दे देता हूं, डिसएडवांटेज को दे देता हूं। तो पब्लिक क्या डिमांड कर रही है? तो भाई टॉस के लिए सिक्का चाहिए, तो जज सिक्का आई थिंक डीएसपी को देना चाहिए। मुनी सर चीफ है डीएसपी बैच के, तो डेफिनेटली डीएसपी। हु इज द कैप्टन? नीलेश। तो नीलेश, हेड और टेल बताइएगा। अगर आप जीतेंगे तो डेफिनेटली आई विल चूज योर टॉपिक। टेल है, दिस इज हेड, राइट? ओके, सो टेल्स क्या है? हेड की टेल? टेल पूरे। चलो देखते हैं। मैम प्लीज क्लोज। हेड है। सिविल सर्विस से टॉस मिलता है, और डेफिनेटली उन्हें एक एज मिलता है कि वो अपने टॉपिक मनपसंद चूज सकते हैं। तो देखते हैं सिविल सर्विस के कैप्टन है किशन। किशन क्या टॉपिक चुनोगे? एडवांटेज। तो सिविल सर्विस ने एडवांटेज चूज किया है। पॉजिटिव ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने चूज किया है। हो सकता है कि मन का पॉइंट वो मिल गया हो, तो डेफिनेटली एज हो सकता है। देखते हैं, अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस बैच फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारे सबसे एमिनेंट बैच हैं। ऑन माय लेफ्ट ऑफ माय साइड किरण प्रजापति, पायल कंसे, कैप्टन किशन तिवारी, नेक्स्ट अर्पिता मोरे, एंड द लास्ट एंड द लीस्ट रिद्धि सतपाल। नाउ आई कम टू द डीएसपी बैच। डीएसपी बैच में शुभम मात्रे, जनिसा जैन, नीलेश महरोलिया, रेनिता गारकर, एंड माय फेवरेट आकाश खड़े। सो सारे फेवरेट है मेरे, पर देखते हैं आज फेवरेट सबका कौन बनता है। तो वेलकम टू द डिबेट। सो कैन आई स्टार्ट द डिबेट? यस। चलो, तो आई लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो विनिंग टीम जो टॉस जीती वो अपना इंट्रोडक्शन दे। किशन, यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। जय हिंद एवरीवन। जैसे कि नाम सबको पता चल गया, मेरे साइड से सिविल सर्विस से किरण इंट्रोड्यूस करेंगी। Jai Hind and good afternoon to one and all present here. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. Today, we are here to have a healthy debate on whether Uniform Civil Code is need for an arm or not. The origin of Uniform Civil Code dates back to the colonial India when British government submitted its report on 1835, which stressed the need for uniformity. The Uniform Civil Code calls for the formulation of one law which would be applicable to all community and cover matters like marriage, divorce, inheritance and adoption. The code comes under Article 44 of the Indian Constitution. It is about treating each human being with equality, dignity and safeguarding rights of every Indian citizen. The UCC is in best
of religion. Vikram Singh quoted that without uniform civil code, labeling India be a secular nation is just an illusion. In the view of fast-changing world, we demand a fresh, balanced perspective in various fields, including the legal field. Thank you. Thank you. Thank you, Kiran, for giving such a beautiful introduction on the positive point of UCC. Now I come to the Nilesh, the captain of DSP batch. Now he's going to give the introduction. Who is going to introduce you? All? Okay, start. Jai Hind to respected judges, my worthy opponents, and faculty members and the audience present over here. I, Nilesh Marolia, alongside with my team, Shubham Mhatre, Janisha Jain, Renita Gargar, and Akash Khade, stand against the uniformity of civil code. In 1948, when the constitution was being framed, values of pluralism were being discussed. On social reforms became a bone of contention. It divided the assembly even after the debate. Of months, no consensus was reached, and they compromised upon UCC, the code for civil code meant for all. Today, we as a country, India stands at a point in the time where diversity of our country is celebrated across the global borders. Inclusion of personal laws into the administrative structure of the nation is the beauty of our well-derived constitution. Years of endeavors of our legislatives and the judicial bodies to keep in pace with our ever-changing diversity in the testimony of our country's efforts. To protect these indigenous customs of the communities rather than seeking administrative conveniences, we as a civilization hear long-standing history of the inclusivity and pluralization that must be prevailed. And thus today our team seeks to dedicate for our views in opposition of today's agenda. So thank you Nilesh for giving such a valuable information on UCC. अब चलते हैं मेन बात झगड़ा, जिसको हम लोग झगड़ा कहते हैं. अब वो चाल वाला झगड़ा, पानी वाला झगड़ा, पर ये झगड़ा थोड़ा अलग है. आज झगड़ा इस टॉपिक पे हो रहा है जिसपे पूरा देश झगड़ा कर रहा है, और वो झगड़ा फालतू में झगड़ा कर रहा है. हम जो झगड़ा कर रहे हैं बेसिकली हमारे पास रैशनैलिटी पे बेस पे हम डिबेट कर रहे हैं. वी आर नॉट हियर टू फाइट, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन वैल्यूएबल टॉपिक्स, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. तो किसे स्टार्ट करना चाहिए? थिंक दिस स्टार्ट कर लेते हैं. डीएसपी फर्स्ट, यू स्टार्ट विद द पॉइंट्स. नेगेटिव डिसएडवांटेज आप पॉइंट्स अपना. Like the religions, personal laws vary in India from northern part to southern part, also from the western part to eastern part, not among the other religions but also in the same religion. Even if we see in Hindus, in the northern part of Hindus, the marriage between the relatives is prohibited, but in the western part and the southern part, the marriage between relatives is applicable to their culture. And practice of polygamy has been a part of their religion since their जब से उनके ग्रंथ लिखे गए थे उसमें तब से वो पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी उनके कंटिन्यूएशन में रहे हैं. पिछले 1300 से 1500 सालों से वेरीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स उन्होंने ये प्रैक्टिसेस की हैं, और अचानक से उनके ऊपर ये चीज़ का बोझ डालना कि तुम अपनी पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी की प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, इस काइंड ऑफ कंटेंशन जो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कुछ ऐसी ट्राइब्स हों. बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी उस चीज़ को नॉट दीज टू ओनली कम्युनिटीज, मैनी कम्युनिटीज प्रैक्टिस पॉलीगैमी, और वो उनके लॉज के अकॉर्डिंग है, पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग. तो इसके लिए उनको यूसीसी ला के इस टाइम पे रिलीजियस हार्मनी को पूरी तरीके से ब्रेक करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है. ठीक है, थैंक यू निलेश. क्या यूसीसी रिलीजियस पे हैम्पर करता है? क्या जो धर्म और सोसाइटी एक ऐसा वर्ड है, क्या सोसाइटी अलग है और रिलीजन अलग है? क्या ये यूसीसी रिलीजन में कुछ वायलेंस ला सकता है? क्या कुछ डिस्ट्रप्शन ला सकता है? क्या हमारा जो ऑलरेडी कस्टम चल रहा है, जो देश में समाज चल रहा है, क्या उसमें बदलाव लाएगा? तो काउंटर करने के लिए सिविल सर्विस में टॉक ऑन रिलीजियस टॉपिक प्लीज. सो आपने कहा कि महाराष्ट्र में मतलब रिलेटिव्स में शादी होती है, सिमिलरली नॉर्दर्न साउदर्न साइड में भी होती है, राइट. और कहीं मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में भी होती है, राइट. लेकिन हम आज जिस सोसाइटी में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स है, कई रिलीजन्स, कई कल्चर्स हैं. और एंड मुझे लगता है कि ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं कि जहाँ पर हम आज भी देखते हैं कि पहले जब इंटरकास्ट मैरिज होता था काफ़ी ज़्यादा बवाल होता था, लेकिन आज जो है इंटर कास्ट मैरिज के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया है जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत कोई भी किसी भी रिलीजन
रिलीजन में शादी कर सकता है। सो अभी ऐसा नहीं रहा है कि अपने मामा से ही मामा के घर पे ही शादी करनी है या फिर किसी रिलेटिव में भी शादी करनी है। अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपिनियन, उनका ओपिनियन चेंज हो चुका है। और आज के अगर हम सिचुएशन देखें तो अगर ये यूसीसी आता है और ये जो मतलब रिलेटिव्स में शादी ना करना ये कैंसिल हो जाता है तो हम इसे इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। इतना तो हम लोगों का माइंडसेट रेडी हो चुका है। वेरी गुड पॉइंट। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, जैसे उन्होंने पॉलीगैमी और पॉलीएंट्री पे बोला, तो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो बोलता है 1020 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। और हमारा जो अगर हम पॉलीगैमी प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं वो हमारी डेमोग्राफी पे अफेक्ट करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्वे जो था 2005 एंड 6 में पॉलीगैमी का रेट था 3.1, फिर 2015-16 में 2.8 एंड 2019-20 में 2.4 था। अगर हम लोग देखें कि वो पहले इतना क्यों था, क्योंकि ज़्यादातर पॉवर्टी और अनएजुकेशन बहुत था। एंड जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है हमारे में एजुकेशन लिटरेसी रेट और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पॉलीगैमी जो है वो एक ज़रूरी नहीं कि एक एथनिक जो है वो कस्टम हो। चलो शुभम मात्रे। जैसे इन्होंने कहा कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस है उनके अकॉर्डिंग जो रेट है तलाक के और उसका तलाक के इसका तो उसका जो रेट है वो 2.9 और 2.1 के उसके बाद अभी रिसेंट वाला है 1.9 जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है अकॉर्डिंगली। तो जो यूसीसी नहीं लागू होने के बाद भी अभी उन्होंने कहा कि एजुकेशन बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एजुकेशन की तरफ बढ़ने के लिए। तो जो पहले का जो रेट था उसके हिसाब से कम होते जा रहा है विदाउट एनी यूसीसी। तो अकॉर्डिंगली यूसीसी एक स्पेशली पॉलीगैमी के लिए यूसीसी लाना इज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग। ओके, बिल्कुल राइट। बिल्कुल क्या एक चीज के लिए हम पूरा यूसीसी ला सकते हैं क्या? सिर्फ एक मैरिज के लिए यूसीसी की जरूरत है क्या? लेट्स सी सिविल सर्विस क्या काउंटर करेगी? हु इज गोइंग टू काउंटर? पायल। जैसे कि आपने बोला कि कुछ परसेंट ही पॉलीगैमी बचे तो उसके लिए सिर्फ यूसीसी क्यों लाए? देखो यूसीसी जो है सिर्फ पॉलीगैमी के रिलेटेड नहीं, इससे कई सारे पर्सपेक्टिव आते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं डाइवोर्स ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, सक्सेशन ले ले, तो कई कुछ ऐसे इविल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती है ऑलरेडी हमारे कुछ रिलीजियस में। जैसे कि हम ले लेते हैं निकाह हलाल। निकाह हलाल में क्या होता है, अगर कोई पर्सन है और वो किसी फीमेल से शादी करता है और उसको मुस्लिम कम्युनिटी में होता है और उसको वो डिवोर्स दे देता है और अगर उसे वो वुमेन ऐसा चाहता है कि वो वापस उसके पास चली आए तो वो वुमेन ऐसे डायरेक्टली नहीं आ सकती, उसको दूसरे लड़के से शादी करके उसको डाइवोर्स देके फिर वापस उसके पास चलाना। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत ट्रेडिशन है। और अगर हम देखें कि एडॉप्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अगर सिंगल फीमेल हो तो वो बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर मेल को अडॉप्शन करना हो तो उसके लिए उसको वाइफ की भी नीडेड होती है। अगर पेरेंट्स हो तभी वो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि अनइक्वल है। एंड सिमिलरली हम देखें अगर अडॉप्शन के बाद मुस्लिम्स में जो इनहेरिटेंस या फिर प्रॉपर्टी का राइट है वो अडॉप्टेड बच्चे को नहीं दिया जाता मोस्टली। एंड तो ये सारी इविल प्रोसेस है, ये भी प्रैक्टिस होती है, जिसके लिए अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दें तो इसमें भी एक यूनिफॉर्मिलिटी आ जाएगी। वेरी गुड पॉइंट। नाउ यस। So according to me, uniformity, like are you sure if uniform civil code comes, there is everywhere there is a uniformity? Because if you are telling about ethnic religion, ethnic issues, so ethnic issues are still taking place, right? तो आप कहीं भी जाओ एथनिक इश्यूज भले उनका परसेंटेज कम हो रहा है, परसेंटेज इज गोइंग डाउन जस्ट बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग एन एक्ट ऑन इट. सो वाई कैन नॉट वी like amend any personal laws, right? So why is there any necessary to put a uniform civil code and harm our harmony of India? बिल्कुल सही बात. क्या छोटी सी चीज के लिए हमें पूरा लॉ लाने की जरूरत है? बार बार लोगों को यही प्रेशर है, हमारा सोसाइटी भी यही कह रहा है, हमारे डीएसपी बैच भी यही कह रहे हैं. क्या एक छोटी सी चेंज लाने की पूरे यूसीसी की क्या जरूरत है? तो अभी और वैल्यू एडिशन करने वाले नीलेश, प्लीज नीलेश. तो आपने जैसे मुस्लिम राइट्स के बारे में बोला था कि एडॉप्शन के बाद में मैनी अदर डेरोगेटरी राइट्स, तो उन लोगों में डेरोगेटरी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे होती हैं. मैं ये बताना चाहूँगा, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे मुस्लिम सस्टेन करते हैं. मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन बहुत वास्ट है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस में सस्टेन करते हैं. अब हर नेशन ने वहाँ के सिटीजन्स को एक समान राइट्स देने के लिए यूसीसी अप्लाई नहीं किया हुआ है.
वहाँ के ढेर सारे नेशंस ने वहाँ पे अपने पर्सनल लॉज चेंज किए, शरिया लॉज चेंज किए, और वहाँ के जितने सिटीजन्स को जितने उनके डेरोगेटरी राइट्स थे ना, उनको हटा के जो प्रोडक्टिव राइट्स हैं, जो हर एक के राइट्स को वायलेट ना करे, किसी के राइट्स को वायलेट ना करे, और उनको जो चीज़ें नेसेसिटी हैं वो उन तक पहुँचनी चाहिए, वैसे राइट्स को वो लोगों ने अपने पर्सनल लॉज में वैल्यू एडिशन किया है। तो ये चीज़ इंडिया नहीं कर सकती क्या? इंडिया ये टाइम पे हारमोनी से मतलब पर्सनल हारमोनी को बिना सस्टेन किए अपनी पर्सनल हारमोनी बनाए रख सकती है। एक पॉइंट और है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात अगर जैसे आप लोगों ने NFSS रिपोर्ट की बात करी थी, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर मैं जाऊँ तो मेघालय और मणिपुर, ये जो स्टेट्स है मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री पाया जाता है। और थोड़े दिनों पहले जब UCC की बात चली थी, ये सब मान सकते हैं कि ये टाइम पे जो पार्टी पावर में है, जो भी स्टेट जो स्टेट को रूल कर रहा है इस टाइम पे, इंडियन स्टेट को, उसको कोई ये नकार नहीं सकता कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन इंडिया राइट नाउ। अगर जब वो लोगों ने UCC की बात करी तो वहाँ से रिटर्न पेटिशंस आए हैं हाई कोर्ट में कि अगर यहाँ पे UCC को अप्लाई किया गया तो हम यहाँ के जितने BJP के MLAs हैं सबके घरों को जला देंगे। और उस पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है यहाँ पे, अपने यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने उसके ऊपर रिप्लाई क्या किया है कि ठीक है, हम लोग मेघालय एंड मणिपुर को इस चीज़ से एक्सक्लूड रखेंगे। UCC जब अगर वो लोग इस चीज़ में ही यूनिफॉर्म नहीं है कि इंडिया में कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, खाली एक छोटी सी धमकी से वो लोग डर रहे हैं, तो क्या सिर्फ पर्सनल लॉस को बदल के ये काम नहीं चला सकते? यूनिफॉर्म सिविल कोड को सच्ची में लाना जरूरी है। ठीक है, जेनिशा। So I would like to add on निलेश, जो निलेश ने बोला सेम अमित शाह जी जो नागालैंड में गए थे उनका रेजोल्यूशन, उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए, तभी उन्होंने भी ये उनको अश्योर किया था कि वी आर गोइंग टू एग्जेम्प्ट दिस नागालैंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम UCC। अगर UCC में ही एग्जेम्पशंस आ रहे हैं, देन वेयर इज द यूनिफॉर्मिटी इन दिस? आई वुड लाइक वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। अर्पिता इज गोइंग टू ऐड ऑन दिस। सो मुझे पहले बोलना है कि आपने बोला जैसे MLAs के घरों को जला, तो सबसे पहले मैं एक कोट ऐड करना चाहूँगी कि पीस एंड जस्टिस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे अगर हमें जस्टिस चाहिए तो कहीं ना कहीं पीस इफेक्ट होगा, और हमें पीस चाहिए तो जस्टिस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि MLAs को ये धमकी मिली, उसके वजह से उन्होंने ये बोला, एश्योर किया कि आपको ये किया जाएगा। देखिए CRPC और IPC में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, तो वैसे ही UCC अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें भी कुछ एक्सक्लूजन किया जाएगा, कुछ एग्जम्पशंस रखे जाएंगे, जस्ट बिकॉज सब जो इंडिया का जो ये इंटरनल सिक्योरिटी है उसे इफेक्ट ना हो। हाँ, बट उसे इम्प्लीमेंट भी उसी तरह किया जाएगा क्योंकि वो अभी की नीड है। क्यों मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ी बात आती है हमारे देश में। हमें आर्टिकल 15 में ही लिखा गया है कि अगर कोई भी लॉ अगर SC, ST, वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए वैलिड होगा तो वो डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग सच राइट, सो व्हाई नॉट वी इम्प्लीमेंट UCC? इसके पॉइंट को मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे कि इसने कहा कि पीस एंड जो है वो हमारे इक्वल होना चाहिए। सो जब भी कभी गवर्नमेंट कोई लॉ या फिर एक्ट इम्प्लीमेंट करती है तो ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन है वो राइट्स करती है, कम्युनल राइट्स होते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बैक जाकर देखें कि जब हिंदूज के लिए इंडिया सक्सेशन एक्ट लाया था तब उसके लिए भी राइट्स हुए थे। एंड अग्निपथ टीम जब आई तब भी बहुत ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। सिमिलरली 500-1000 रुपीज़ का नोट भी निकाला था, तभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हुई थी। लेकिन जब लोग उसका रिलेवेंस समझने लगे, जैसे टाइम पास हुआ, उनको उसका इम्पोर्टेंस खुद के लिए क्या है वो समझने लगा, वैसे ही लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो सिमिलरली ये भी UCC के लिए लागू होता है। क्या टाइम के साथ UCC लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कहना पॉइंट है, पर आई थिंक मुझे DSP से पूछना पड़ेगा क्या टाइम इसका हल है, सोल्यूशन UCC का। आकाश प्लीज आंसर। इंटरनल सिक्योरिटी की बात हुई थी, अभी इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, नक्सलाइट मूवमेंट और इस्लामिक टेररिज्म। अगर हम इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस पे अटैक करेंगे तो ये जो आर्मी फोर्सेस है इनको और इनका मतलब जो सपोर्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ये शायद वो माइनॉरिटीज और ट्राइबल ग्रुप्स को कन्विंस करके सफल हो जाएंगे कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर दैट। अभी हम इस्लामिक टेररिज्म जो 2010 में काफ़ी हो रहे थे और नक्सलाइट मूवमेंट जो अभी कम हुआ है, इससे क्या ये नहीं होगा कि हम भी मतलब घी में आग में घी डालने का एक काम करेगा UCC, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया के इंटरनल इश्यूज काफ़ी वियर्ड है। वी हैव टू होस्टाइल कंट्रीज, वन इज सपोर्टिंग इस्लामिक टेररिज्म एंड द सेकंड वन इज सपोर्टिंग नक्सलाइट मूवमेंट। वी आर ऑल अवेयर, मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। तो इन शॉर्ट क्या है कि UCC जाने से हम माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल ग्रुप्स की आइडेंटिटी को अटैक करेंगे एंड इट कैन क्रिएट अ कैटास्ट्रोफ फॉर इंडिया, डिजास्टर हो सकता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो आपने बोला था
था वो रीजनल लेवल पे हुआ था, लेकिन ये एक नेशनल लेवल पे होगा जहाँ पे मुझे डाउट होगा कि ना पुलिस कोई कर पाएगी और ना ही आर्म फोर्सेस। क्या हमारे यूसीसी लाने से क्या हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल या एक्सटर्नल? आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है रेनिटा वांट्स टू से समथिंग। रेनिटा, There are certain issues like national interest, basic human rights, right to dignity, वो इम्पोर्टेंट यूसीसी से भी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट उस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है, यूसीसी पे क्यों ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, बहुत बहुत सारे सारे इश्यूज यूसीसी पे क्यों आ रहे हैं? आई थिंक सिविल सर्विस का आंसर कौन देने वाला है? फटाफट पूछ में लोगे आंसर। अर्पिता, यस, किरण वांट्स टू आंसर। हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो है बैकवर्ड क्लासेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। एंड फंडामेंटल राइट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फंडामेंटल राइट को हम जो यूसीसी है उसको कोई वायलेट नहीं करने वाला। एंड दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लीगल एक्सपर्ट है फैजान मुजफ्फर, उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ किया गया है एंड ना ही कॉमन। तो अगर हमें कोई एक्सेप्शंस लाना है तो हम लोग एक्सेप्शंस ला सकते हैं। एंड एक और चीज़, जैसे शाह बानो केस हुआ था, उसमें कैसे था कि मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स मिल गया था एंड उसको एलिमनी, जो मुस्लिम लॉ है उसमें ऐसा बोला जाता है कि उनको एलिमनी नहीं मिलना चाहिए, बट आईपीसी में ऐसा बोलते हैं कि उन्हें जो एक्चुअल जो अमाउंट मिलना चाहिए वो जो है उनका राइट है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हमें पर्सनल लॉ का सुनना चाहिए आईपीसी का, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अर्पिता, किशन वांट्स टू ऐड समथिंग। सबसे पहले बात आती है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देना है। तो आपने पहले ये कहा था कि पर्सनल लॉज को चेंज कर देना चाहिए और क्यों डायरेक्ट यूसीसी ला रहे, बट पर्सनल लॉज में अगर चेंज करेंगे तो जो भी चेंजेस मतलब करने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि हम अपने आप से कर लेंगे, हिसाब से कर लेंगे, बट वो टाइम लेते जाएंगे, वो डिले करते जाएंगे प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है, रिलीजियस सबसे बड़ा नहीं होता। और पहली बात आती है कि अगर कोई रिलीजियस, कोई धर्म अगर किसी वुमेन्स डेवलपमेंट में नीचे कर रहा है तो वो धर्म फिर अच्छा नहीं है। मीन्स उसको कोई भी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है, कोई धर्म तो बड़ा नहीं होता है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन मानना चाहिए और वुमेन्स को भी अपलिफ्टमेंट होगा, बेटर अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। रेनिटा हैज आंसर टू यू। आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है पर्सनल लॉ से, तो फिर पर्सनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन अगर बड़ा है तो ये सब जो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉल्व कर सकता है, तो यूसीसी को ही क्यों लाना है? यूसीसी से इक्वलिटी आ जाएगी ना इस वजह से। यूसीसी जो है इज हाई देन पर्सनल लॉज ना, देन कॉन्स्टिट्यूशन should solve this ना, ऑल दिस इशू, देन व्हाई टू ब्रिंग यूसीसी? यूसीसी जो है वो डीटीएसपी का एक पार्ट है एंड डीटीएसपी में जो भी प्रोविजंस आते हैं वो पीपल के वेलफेयर के लिए होते हैं, राइट? सो तो पार्लियामेंट को ये राइट है, अगर उन्हें वो सर्टन सिचुएशन या फिर ऐसी कंडीशन लगे कि इसको अभी लाना चाहिए तो उनको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट को ये भी राइट है कि इन केस ऑफ एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन तो उन्हें वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अर्पिता के पास आंसर है, बिकॉज डीपीएसपी में वो बातें लिखी रहती है। हाँ, आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील कर सकती है पर्सनल इशूज, तो वो जरूर कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारे इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है वो। सो हम ये बोल नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते तो यूसीसी की क्या जरूरत है? यूसीसी के कोडिफाइड पर्सनल लॉज है, जो पर्सनल लॉज बिखरे हुए हैं ना उसे एक साथ कोडिफाई करने के लिए ये यूसीसी लाया जा रहा है। तो वो मेरा एक पॉइंट है। और मेरे को और एक पॉइंट ये बोलना है कि आपने जैसे बोला कि रिलीजियस और ये, तो अगर हम रिलीजियस को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रहेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर अगर रिलीजियस को रखें तो वो थियोक्रेटिक स्टेट होगा। तो थियोक्रेटिक स्टेट मतलब अ सिस्टम वेयर अ प्रीस्ट इज गवर्निंग ऑन द नेम ऑफ अ गॉड। तो रिलीजन को इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऊपर रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। पर यहाँ पे इधर पे आंसर बैठा है, नीलेश आंसर देने, बाकी पहले अर्पिता को टैकल करेंगे। बहुत टाइम के बाद चांस मिला तो मैं सबके पॉइंट कवर करूँगा धीरे धीरे। सबसे पहले पीस एंड जस्टिस की बात करी थी किसी ने, तो मैं भूल गया किसने की थी। पीस एंड जस्टिस की बात करी थी, मैं याद दिलाना चाहूँगा, अभी तक वो चीज़ ठंडी नहीं पड़ी है। मणिपुर में जस्ट एक सजेशन दिया था वहाँ के हाई कोर्ट ने कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को एससी का स्टेटस दे दिया जाए। सिर्फ एक सजेशन पे वहाँ पे मणिपुर 2 महीने से 3 महीने तक अब तक जल रहा है। वहाँ पे अभी तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुए हैं, ऊपर से गवर्नमेंट नए डिस्प्यूट और लाने की बात कर रही है। वहाँ की कम्युनिटीज़ को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है। पहले ये लोगों की तरफ से एक्शन में बराबर दिया हुआ है। प्लस मुस्लिम राइट्स के बारे में बात करी थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट की किसी ने तो बात करी थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर वो आया कैसे था, उसकी इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी। मैं फिर भी एक बार रीइटरेट कर देता हूँ। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में उस चीज़ को रखा हुआ था कि अगर हम लोग जीते तो ये चीज़ हम लोग लाएंगे, और वो टाइम पे वो गवर्नमेंट जीत गई। तो इसका मतलब वो लोगों ने ये समझा कि दिस इज द कंसेंट फ्रॉम द पब्लिक कि हम लोग जीत रहे हैं।
ये हमारे पब्लिक की तरफ से कंसेंट आ गया और वो लोगों ने वो लॉ को पास कर दिया था। उसके अपोज होते हुए भी वो लॉ पास किया गया था। और अगर उस टाइम पे हिंदू वहाँ पे अगर बखेड़ा खड़ा करते तो इट वुड हैव बीन लाइक कि पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ दिखती कि ये हिंदुस्तान होने के बावजूद हिंदुस्तान है, अपने आप को डाइवर्स बताने की कोशिश करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा लगाता है, फिर भी जब इनके लॉस को कोडिफाई किया जा रहा है तो ये इतना वो कर रहा है ताकि इसको ये डरा हुआ है अभी भी, ऐसा लगता। और अगली बात करी थी शाहबानो केस में। शाहबानो केस का अगर आप लोगों को 2001 की हियरिंग याद होगी तो उसमें ये चीज़ बता दिया गया था कि एलिमनी उन लोगों को मिल सकती है। इतना पीरियड में वो लोग एक सर्टेन अमाउंट तक बताएंगे कि उनको इतना चाहिए फॉर द लाइफ टाइम, और अगर वो एक साथ में दे सकता है तो ठीक, नहीं तो और अगर वो जो विमेन है जो डाइवोर्स है उसका भी राइट है कि वो अगर हर महीने में उतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मांगना चाहती है, हर महीने उसको महीने में 25,000 30,000 जितना चाहिए वो उतना मांग सकती है। ये शाहबानो केस का फाइनल हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और हाँ, और किसी ने तो बोला था कि ये पार्लियामेंट के अंडर आता है, पावर पार्लियामेंट के पास नहीं यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ के राइट्स को जो भी है प्रोविजनल राइट्स को। तो ये बात मैं एक जो आपने बताया उसके बारे में एक और बात बता दूं, स्टेट के पास ये सारे दुनिया जहान की पावर है, वो किसी भी पर्सनल लॉस को बदल के वहाँ की स्टेट की पीस एंड हार्मनी को रोक सकती है। तो उसके लिए यूसीसी को लाके हर स्टेट की पीस एंड हार्मनी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या यूसीसी पूरे हर एक स्टेट का हार्मनी खराब कर सकता है क्या? तो आई थिंक हु इज गोइंग टू आंसर सीरियसली इस पे आंसर देने 4 पॉइंट इसने लिए, डेफिनेटली आंसर मिलना चाहिए, तब हम आएंगे डीएसपी पे। तो आपने जो बोला डिस्प्यूट्स के बारे में, तो डिस्प्यूट्स क्यों हो रही है? मोस्टली ना अभी लॉ कमीशन ने एक वेबसाइट निकाली थी जिसमें रिस्पॉन्सेज देने थे, उसमें सिर्फ 50 लाख रिस्पॉन्सेज आए हैं 14 तारीख तक, ठीक है। उसके लिए और 2 हफ्ता बढ़ाया गया है उसका टाइमिंग। तो सिर्फ अभी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है 1.4 बिलियन, उसमें से सिर्फ 50 लाख मतलब 0.3% लोगों सिर्फ दे रहे हैं अपना ओपिनियन, मतलब लोगों को पता ही नहीं है यूसीसी क्या है। अभी अगर आप जाओगे स्टेशन पर और पूछोगे कि आपको पता है यूसीसी क्या है, तो मोस्टली 75% तो लोग ये बोलेंगे कि ये क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये पहले आप ये करो कि उन्हें पता चले कि उसका एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या, लॉस क्या बनने वाले हैं। ये क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिशियन ग्रुप कोई बोल रहा है कि ये ऐसा ऐसा हमारा रिलीजियस ये वायलेट करेगा, वो करेगा, तो उससे क्या हो रहा है कि सबको लग रहा है, कम्युनिटी को लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, और फिर सब आ जा रहे हैं डिस्प्यूट्स लेके या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को वो थ्रेट। तो अगर गवर्नमेंट सेमिनार्स ले और उसमें बताए कि यूसीसी इज व्हाट एक्चुअली व्हाट इट वर्क्स अपॉन, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं। एक मिनट, जो मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस की कमी है, क्या अवेयरनेस रीजन है पूरे सोल्यूशन यूसीसी का? सो फॉर दैट मेरे को ये बोलना है कि 21st लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। उन लोग ने बोला था कि ये हमको चाहिए कोडिफाइड कस्टमरी लॉ ऑफ ऑल कम्युनिटीज, एवरी कम्युनिटी फैमिली लॉज टू बी रिवैम्प्ड एंड मेड जेंडर जस्ट, फॉर लूप होल्स ऑफ नॉन रिलीजियस सिविल लॉज टू बी फिक्स्ड। क्या ये सब चीजें, ये 2018 की बात है, क्या ये सब चीजें अभी तक हो पाई है क्या? तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बस अभी का नहीं है। जब ये पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने जो अभी बोला है, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये कब से चलता आ रहा है। अगर ये डिले चलता रहेगा, क्या तुमको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ पे आ पाएगा? तो ये जो डिले है वो हम लोग को इतने सारे प्रॉब्लम्स है, क्या वो सोल्यूशन मिल पाएगा उस चीज का? ठीक है। 2018 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। 2018 इज बिन 5 years। 5 years में क्या कुछ नहीं बदल जाता है। उस वक्त शायद वहाँ पर नीड नहीं होगी यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन आज के टाइम पे ये काफी ज्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग, जो कि एक लॉयर है, लीगल एक्सपर्ट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब उन्होंने हमारे डीपीएसपी प्रोविजंस को स्टडी किया था, और उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि शायद इंडिपेंडेंस के वक्त यूसीसी की उनको नीड नहीं लगेगी, लेकिन इंडिया को 21st मिड सेंचुरी में इसकी जरूरत लग सकती है। राइट नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हमारी कंट्री जो है ग्लोबल लीडिंग कंट्री कंसिडर की जाती है, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू बिकम अ डेवलप कंट्री। तो आई थिंक यूसीसी विल हेल्प अस टू बिकम अ प्रोग्रेस एंड डेवलप कंट्री। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, पर आई थिंक रिद्धि हैज अ पॉइंट टू से। पहली बार बोली है इंडिया का प्रोग्रेस, तो अपना इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, जिसमें से मेल का 82% और फीमेल का 65%। तो इसमें जो ये परसेंट है उसमें बहुत डिफरेंस है, मेल बहुत लिटरेट है और फीमेल बहुत कम। तो इसका एक मेन रीजन है कि उनकी कम उम्र में शादी कर देना, उससे उनका एजुकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो छीना जाता है।
जो उनको नहीं मिलता। तो यूसीसी अप्लाई होने से उनको एक फिक्स एज मिल जाएगा मैरिज के लिए, ताकि वो अपना एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी ले पाए और पूरा कर सके। क्या यूसीसी एक एज दे सकता है मैरिज करने के लिए? नीलेश, तो पहले तो मैं आपने जो पॉइंट बोला था कि 2018 से 2023 5 साल है, क्या चेंज हुआ है मैं बताता हूँ क्या चेंज हुआ है। पहले नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा शांत थे, ये टाइम पे नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, पूरी तरीके से आग लगी हुई नॉर्थ ईस्ट में, ये चेंज हुआ है। और इस टाइम पे हम लोग यूसीसी को लाने की बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ से वो लोग और पूरी तरीके से भड़क रहे हैं। और एक चेंज जो आपने अभी बोला कि क्या वहाँ से लिटरेसी रेट को बढ़ा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, और जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता है, जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जिसको आप लोग मेंशन कर रहे हो, पॉलीएंट्री, पॉलीगैमी, वो चीज़ें कम होती हैं। गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन पॉलिसी को और इम्प्रूव करके नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एजुकेशन को प्रमोट करने के बदले यूसीसी को लाने पे इतना फोकस क्यों कर रही है? क्यों फोकस कर रही है? जेनिशा आंसर। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जब अगर यूसीसी इतना ही तुमको वैल्यूएबल है, इतना ही तुमको इस नीड ऑफ एन आवर लग रहा है, तो यूसीसी को जब जो भी रूलिंग पार्टी ने ये मतलब लगाया, जब भी इम्प्लाई करने को बोला है, क्या उन्होंने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे बोला है कि नहीं? क्योंकि इफ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू देन वी नीड टू नो व्हाट द मेन इम्पॉर्टेंट इशू इज, rather than we cannot ignore the other problems going in our country. I think Janisha wants to add something on this. Renita, sorry, Renita. जब गवर्नमेंट आए थे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन जो ये इसके पहले जो हुआ ना, उसके 1 साल पहले ये यूसीसी का नारा लगा था, तभी भी लोगों ने हटाया। और फिर अब अगले साल इलेक्शन है, तो इस साल यूसीसी का नारा लगाया जा रहा है। तो ये नारा सिर्फ इलेक्शन की वजह से लगाया जा रहा है, यूसीसी चाहिए सच में। क्या यूसीसी सिर्फ एक नाटक है पॉलिटिकल वोट लेने के लिए? रेनिटा का ये कहना है यूसीसी सिर्फ लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं यूसीसी भूल जाते हैं। क्या यूसीसी का भी प्रैक्टिकल आ सकता है? पायल, यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गेन के लिए नहीं है। अगर देखा जाए तो 75 ईयर्स पहले भी यूसीसी के लिए बात हो रही थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर है, हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने होते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इंक्लूडिंग मुंशी अल्लदी, इवन वो टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल, उन्होंने ये इसके लिए सपोर्ट किया था। तो ऐसा नहीं कि ये वाली पार्टी ही उनके इलेक्शन के लिए यूसीसी को प्रमोट कर रही है। एंड आपने एक पॉइंट बोला था कि सक्सेशन एक्ट को उस वक्त की रूलिंग पार्टी ने वो जीती थी, इसलिए लाया था। तो लेट मी टेल यू कि हिंदू कोड बिल जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाना चाहते थे, और हिंदू कोड बिल जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था, जैन एंड सिख इन लोगों के लिए भी था। सो उसके बाद लेकिन वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में, इसलिए वो एक्ट न बनते हुए एक डीपीएस का पार्ट बन गया। मतलब जरूरत था, लोग डिबेट कर रहे थे, जरूरत नीड समझा गया था, बट ड्यू टू सम पर्सनल इंटरेस्ट की जैसे कि आपको किसी पर्सनल पॉलिटिकल नहीं लागू हो पाए। The preamble of our constitution clearly states that India is sovereign, socialist, secular state. बट ये अभी टाइम आ चुका है कि जो सिटीजन्स को सेकुलर अगर फील करना तो यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि अपना प्रियम्बल ही कहता है। क्या हमारा प्रियम्बल कहता है सेक्युलर? हम एक सेक्युलर कंट्री जो हम किसी रिलीजियस को फॉलो नहीं करते, जब किसी रिलीजियस को फॉलो नहीं करते यूनिफॉर्मिटी का नंबर आता है। पर आई थिंक डीएसपी वांट्स टू आंसर दिस। शुभम वांट्स टू आंसर। सर, इन्होंने जैसे कहा कि हमारे जो शिल्पकार है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जो सिविल कोड का जो ये सेक्शन था आर्टिकल 44 डीपीएसपी में लाया था, बट वो उसमें जो स्टेटस का जो ये है आर्टिकल है, उसने साफ लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। That shall be word is not a mandatory or compulsory. It is a optional word to secure the Article 44. और वो टाइम पे जो हमारे मंत्री जी थे, ये नेहरू जी थे, उन्होंने भी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का ट्राई किया था, बट बिकॉज ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ द हिंदू लॉज वो नहीं ला सकते थे वो टाइम पे। और ये टाइम पे भी वही हो रहा है कि जो ऑप्शनल है, क्योंकि पब्लिक भी ज़्यादा अवेयर नहीं है उस चीज़ से, और वो भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है अभी। ये अवेयरनेस की कमी हो सकती है। आई थिंक आकाश वांट्स टू आंसर। आपने कहा पीएफआर में लिखा कि एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजियस में, और सबको आज़ादी देगा अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए। अगर स्टेट एक रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करने लगा तो एक सेक्युलर नहीं, एक कम्युनिस्ट नेशन हो जाता है, बिकॉज कम्युनिज्म डजंट फॉलो एनी रिलीजन, इट डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। सेक्युलर
सेक्युलरिज्म डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन बट रिकॉग्नाइज ऑल रिलीजन एंड इट्स ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। सो ये दो अलग चीज़ें हम इसको एक साथ नहीं कर सकते। और मैं और एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या यूसीसी एम्पावरमेंट लाएगा वुमन का, कुछ हालत बदलेंगे? मैं इसका एक अच्छा केस स्टडी दे सकता हूँ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का। ऑन वन साइड वी हैव इजराइल, ऑन सेकंड हैंड वी हैव ऑल द अरब कंट्रीज। इजराइल में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, दे हैव देयर ओन पर्सनल लॉज। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, बाकी जो अरब कंट्रीज तो सिविल कोड है, बट जेंडर की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी इजराइल में ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल द अरब कंट्रीज। तो इससे क्या होता है, इससे हम क्या इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि इजराइल में वुमेन्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड जो अरब कंट्रीज है उनको घर पे बिठाया जाता है, उनको अभी तक उनके अधिकार नहीं मिले डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेम सिचुएशन इंडिया में ही होगी। इसका कोई अगर हम लॉ भी लाएंगे तो उनकी कुछ हालत बदलेंगी नहीं। UCC is not a solution for women's empowerment to change their status or UCC is not the ultimate final solution for the women empowerment। हम और भी चीजों से कर सकते। बहुत अच्छा आकाश ने बताया, सेकुलरिज्म का अच्छा डेफिनेशन बताया, डेफिनेटली मेरा अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, पर आई थिंक इधर कोई आंसर देने वाला है। रिद्धि इज गोइंग टू आंसर। जैसे आपने बोला वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो यूसीसी एक तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज की वुमेन है उनको एडॉप्शन का चांस मिलता है, उनके पर्सनल में एडॉप्ट नहीं कर सकते वो स्टूडेंट्स को, वो मिलता है। फिर इक्वल स्टेटस मिलता है, जैसे मैन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है वैसे ही वुमेन को भी स्टेटस मिलना चाहिए, ये यूसीसी दे रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी आ रहे हैं। और बात आप इंडिया की करते हो तो आप ऐसी कंट्री में रहना चाहेंगे क्या जिसमें वुमेन के अपलिफ्टमेंट ही नहीं होती, नहीं रहना चाहेंगे अगर आपके पास सब देखे जाएंगे? अगर वुमन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैरिज जो है कुछ जगह पे जो देवदासी प्रैक्टिस होती है, ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर उनकी शादी पेड़ से लगाई जाती है, ऐसी भी प्रैक्टिस होती है आज भी। लेकिन अगर हम यूसीसी लाते हैं तो ये पूरी तरह से हट जाएगा, जो कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प करता है। किरण, जैसे नॉर्थ ईस्ट का आपने बोला कि यूसीसी जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसीज हो रही है, बट सिर्फ यूसीसी एक प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। एंड जो माइग्रेशन है उसके कारण भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो यूसीसी सिर्फ उसको बोलना कि यूसीसी के कारण हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है मैम, रेंट का मुझको आंसर। मैं आपको काउंटर करना चाहूँगी कि आपने बोला था कि वो जो डाइवर्सिटी मतलब DPSP में रखा था बराबर है यूसीसी को ब्रिटिश के टाइम पे, तो ब्रिटिश ने भी ये ट्राई किया था कि यूसीसी लाने के लिए इंडिया में। वो क्यों चुप बैठा, क्योंकि वो पता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिया में लाने, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है और अगर यूसीसी लाए तो जो डाइवर्सिटी का एसेंस है ना वो खत्म हो जाएगा बराबर। सेकेंड थिंग जो आपने बोला था मुस्लिम, ये सिर्फ यूसीसी क्या मुस्लिम वुमेन्स के लिए है? अगर आपने सिर्फ मुस्लिम वुमेन्स की बात की ना तो मुस्लिम वुमेन्स को जेंडर एम्पावरमेंट मिलेगा, जो है आपने बोला सिर्फ मुस्लिम वुमेन्स के लिए है क्या? I think रुक जाओ। I think Nilesh wants to answer। मेरा बहुत टाइम का पॉइंट आता तो 4 पॉइंट एक साथ जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करी थी। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, इंडिया में ना टोटल 6 कल्चरल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के पास में, और किसी भी लैंग्वेज में यूसीसी सेक्युलर कोई भी वर्ड ऐसा डिफाइंड नहीं है, कहीं भी कोई वर्ड मेंशन नहीं है। और आप सभी को पता होगा इंडिया हैज बीन अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे टाइम से लोग आके यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया ने उनको सबको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। तो क्या ये ऐसा टाइम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड के सामने जो हमारी रेपुटेशन, आई थिंक इसका आंसर किशन देने वाला है। सबसे पहले आपने कहा ब्रिटिशर्स ने वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं किया था, बट वो लोग अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको फिर समझेगा कि उसमें लोग मेन कॉमर्शियल पे फोकस करते थे और सिविल पे फोकस करते थे। और आपने नीलेश ने कहा था कि हर तरह की कल्चर डाइवर्सिटी रहती है, तो आप अगर 4 स्टेशन दूर जाएंगे तो अलग कल्चर रहेगा, 10 स्टेशन दूर जाएंगे तो अलग लैंग्वेजेस रहेगा। तो कल्चर देखेंगे, संविधान देखेंगे। सही बात है, कल्चर देखेंगे, संविधान देखेंगे। भाई हर एक चीज के लिए थोड़ी ना ध्यान दें, पर इसका जेनिसा आंसर देने वाले हैं। सर मुझे पहले तो उस बात पे बोलना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही अच्छा है, सब जगह यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, तो गोवा का ही एग्जांपल ले लेते हैं। गोवा में जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, एकमात्र अपना स्टेट है इंडिया का जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा है, वहाँ पे बायगैमी अलाउड है फॉर हिंदू मैन। Why is it necessary? Why is it allowed for them in a uniform civil code? If it is allowed, you can think that after applying or after implementing uniform civil code, there can be such practices in India. जब इतने रिलीजियस के चेंज हो जाएंगे तो उनके भी चेंज हो जाएंगे। एक बात मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, गोवा से अगर कोई हिंदू कोर्ट में जाता है कि उसने बायगैमी केस, तो इट इज लीगल। बट ये केस 2003 में हुआ था कि यूपी का एक केस आया था जहाँ पे उसकी वाइफ ने केस किया था कि इसने बायगैमी की है, सो ही वॉज पनिश्ड।
तो ये चीज अगर दो स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी हुई, भाई मैं तो खुश हो गया कि कहीं तो किसी स्टेट में 2 शादी कर सकते हैं। अब भाई अब बहुत डिबेट है, चर्चा कभी खत्म नहीं होगी, ये आज तक नहीं है कि चर्चा चलती रहे, ठीक है। और जनता पे छोड़ दे, पर जनता जनार्दन होती है। पर हमारे पास जनता के लिए कुछ क्वेश्चन है। डीएसपी ने बहुत अच्छा किया, सिविल सर्विस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डिबेट को एकदम एज पर द पॉइंट रखा। पर आई थिंक अब टाइम आ गया है रैपिड फायर राउंड का। तो डीएसपी किधर है? डीएसपी की ऑडियंस आगे को जरा। सिविल सर्विस तैयार हो जाओ। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन पूछ रहा है डीएसपी में से? उत्तम। First question is, which Hindu law is followed by Northern Malabar in Kerala? One second question please. Question repeat कर रही हूँ. Which Hindu law is followed by Northern Malabar in Kerala? केरला में Northern Malabar ये रीजन है, वहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है? हिंदू लॉ. आंसर नॉर्दर्न मलाबार केरला के हिंदू लॉ कौन सा फॉलो किया, राइट? यही क्वेश्चन है। आंसर प्लीज। आंसर है मुरु मुकु थैया. एक मिनट। अगर सुनीता जो उत्तर ने जो प्रोनाउंस किया, अगर सुनीता उसको प्रोनाउंस करेगी मैं 500 रुपए लूंगा। मुझे भरोसा, मेरे 500 बच जाएंगे। आंसर प्लीज। ऐसे किसने बोला? 5 रुपया माइनस। बट डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विस डीएसपी को एक क्वेश्चन। UGC will promote the unity of nation and equality of women was stated by which of the member of the Constituent Assembly? क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, आंसर रिपीट क्वेश्चन। UGC will promote unity of nation and equality of women was stated by which member of the Constituent Assembly? आंसर प्लीज। शीला काकड़े। आंसर प्लीज। Naziruddin Ahmed. नसीरुद्दीन अहमद। तो सेकंड क्वेश्चन डीएसपी बैच। The Corpus Juris Civilis. The Corpus Juris Civilis, a codification of Roman law produced between 529 and 534 AD, was made during the rule of which emperor? भाई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। तो लेट्स सी, सीधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, पर बहुत ही हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज राइट। क्या सिविल सर्विस आपको क्वेश्चन सुनाई दिया? ओनली पार्टिसिपेंट विल से। तो जो पहला रोमन लॉ है, उनके यूनिफॉर्म कोड का नाम है कॉर्पस जूरिस सिविलिस। ये 529 और 344 एडी के बीच में बना था। एंड ये जब किस एम्परर ने इम्प्लीमेंट किया था, ये क्वेश्चन। किस बादशाह के समय में रोमन एम्पायर में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समय लागू हो गया, पर उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम नहीं था, कॉर्पस नाम था। समझे कि नहीं? तो प्लीज बोलो जरा भाई, यस या नो? अकबर नहीं था, रोमन भाई रोमन में है, अकबर इधर पे है। अकबर पैदा नहीं हुआ था, अकबर 1200 में पैदा हुआ था, ये 500 पैदा नहीं है। पास आंसर प्लीज। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा मैसेज करके। थर्ड क्वेश्चन, सिविल सर्विस। मीना कम्युनिटी ये एक ट्राइबल ग्रुप है राजस्थान का। तो इस पे मैरिज के ऊपर एक केस हुआ था कि इस केस में यूसीसी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया था। वो केस का नाम क्या था? बनवालाल बंसीलाल वर्सेस वो नहीं है? नहीं। बेचारा डर गया।
करना है मैरिज उसने आंसर हिंट दिया था तो भी हम क्या कर रहे थे इसका नाम नहीं पता। आंसर प्लीज जॉर्डन दियांगो किस जॉर्डन लियांगो केस नेक्स्ट क्वेश्चन डीएसपी हु इज गोइंग टू आस्क शिवानी तिवारी who unveiled a 12-point document draft of UCC citing no effort by the government since 1950. मैं खुद ही बोलने वाला था रिपीट प्लीज Who unveiled a 12-point document draft of UCC citing no effort by the government since 1950. किसने खुलासा किया था 1950 में कि यूसीसी में कोई एफर्ट डाला नहीं किया किसने खुलासा किया पर्सन का नाम चाहिए राइट कौन व्यक्ति ने बोला था 1950 में कि यूसीसी पे गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं डाला अनविल का मतलब खुलासा करना आंसर पास आंसर Tufail Ahmad. टूफेल अहमद का आंसर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल सर्विस चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन एक ने भी आंसर दिया पॉइंट मिल जाएगा थर्ड क्वेश्चन हां आपका थर्ड फोर्थ आएगा So when the UCC was मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था यूसीसी पे तो एक लॉ प्रोफेसर ने एक स्टेटमेंट दिया था मॉडर्न इस्लामिक सेमिनरीज हैव नॉट स्टैंडर्डाइज्ड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ये स्टेटमेंट किसने दिया था पक्का मैंने तो नहीं दिया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रहा था यूसीसी पे तो एक लॉ प्रोफेसर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मॉडर्न इस्लामिक सेमिनरीज हैव नॉट स्टैंडर्डाइज्ड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ये स्टेटमेंट किसने दिया था रेनिटा ने दिया असेल मौलाना आजाद पास खालिद अबू अल फजल ठीक है भाई 3 क्वेश्चन हो गया 2 क्वेश्चन और बचा है अभी तक ना डीएसपी ने आंसर दिया ना सिविल सर्विस ने ये भाई के पॉइंट मच्छी मार्केट हो चुका है खत्म ठीक है अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन निशा पाटिल निशिता पाटिल Mesopotamians were one of the first to apply UCC upon their citizens. What was the name of that code? आंसर है तुम लोग क्यों आंसर दे रहे हो इधर देना आंसर क्वेश्चन सुनाई दिया निशिता का सिविल सर्विस क्वेश्चन सुनाई दिया ना क्लियर चलो आंसर प्लीज पास आंसर Urnam. चलो ठीक है NMNU. चलो नेक्स्ट सिविल सर्विस कौन सा नंबर फोर्थ क्वेश्चन Section 118 of Indian Succession Act imposes restriction on donation of property. तो ये स्टेटमेंट कौन से केस में दिया मतलब रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं प्रॉपर्टी पे डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी को प्रॉपर्टी डोनेशन ग्रुप में नहीं दिया ऐसा रिस्ट्रिक्शन कौन सा Section 118 of Indian Succession Act imposes restriction on donation of property. This statement was given in which case? क्लियर क्वेश्चन पास पास आंसर जॉन वत्ता मंथन केस मैं रिपीट ठीक है लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन डीएसपी सिविल सर्विस को मौका है हराने का Which committee formulated Article 44 in Indian Constitution? हाँ रिपीट Which committee formulated Article 44 in the Indian Constitution? वेरी गुड क्वेश्चन ये आंसर है विच आर्टिकल फॉर राव कमेटी कोई और आंसर देना है किस कमेटी ने यूसीसी को फॉर्मुलेट किया था आर्टिकल 44 में कितना जबरदस्त क्वेश्चन है आई थिंक सिविल सर्विस थोड़ा कुछ आंसर आसपास है राइट निकलेगा ना निकलेगा देखते हैं कल तक में पास आंसर The Sapru Committee. द सप्रू कमेटी कितना अरे सुनो सिविल सर्विस फिफ्थ क्वेश्चन Hindu Succession Act 1956 was amended in 2005. What was added in it? आता है ये जो वर्ड है आता है ना कि डर पैदा कर रहा है कौन जीतेगा आता है देखिए जिसकी आंसर देगी क्या यहाँ वही चल रहा है मुझे तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है
फास्ट आंसर। Daughter receive exact proportion as a son. चलो ओए ओए इसको आना था, जेनी सर नोज द आंसर पर भाई बोल नहीं पाए। यही है खेल रैपिड फायर राउंड का। पर लिटरली आई वांट टू से दैट अब डिबेट कंप्लीट हो चुका है, नाउ कम्स टू द कंक्लूजन। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था डीएसपी की तरफ से, सिविल सर्विस बैच की तरफ से, बहुत अच्छा। पर अब आ गया है नतीजे की बारी। तो कौन जीतेगा, डीएसपी सिविल सर्विस? कौन जीत रहा है? पर अभी जज बताएंगे। जज अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी में एक कंक्लूजन बचा है। तो डीएसपी गिव द कंक्लूजन। So please be loud in your clear when you say. So to conclude, I would like to say that a country like India, which is so diverse in nature, we should not harm our diversity only for the sake of uniformity. There is a huge difference between uniformity and harmony. Both of them cannot come hand in hand. If we get one thing, we may probably lose the other thing. So at this place, what we can do is we can embellish our diversified religions so that our harmony is unscathed. For this, an example is that there are many beautiful plantations in the farming area, and same way there are many religions in our country. So along with this, there is also a plant like hemp plant, which grows with like a flower. So we all know that it is very harmful for our health. So can't we clear away the plant which impairs our humanity, and rather make other plants, make other religions more useful and prosperous in nature. Thank you. Very good. Thank you, Janisa, for giving very good conclusion. Now it's time for civil service. Who is going to give the conclusion? I think Riddhi. Jai Hind everyone. So the debate is over. The Uniform Civil Code is complex and multifaceted one with valid arguments on both the sides. While the advantages of promoting equality, secularism, women's rights and national integrations are compelling, it is crucial to address the concern related to equality, cultural diversity, resistance and legal complexity. As we move forward, let us strive for the society that upholds the principle of equality, secularism and justice, while simultaneously valuing and preserving of our cultural diversity and preserving cultural diversity that define us. The Uniform Civil Code is crafted carefully and sensitively implemented, has potential to bring positive towards our nation progress, a fostering society that brings respect, that respect the rights and dignity of all citizens. A Law Commission of India has again invited people to share their views and ideas on UCC. Anyone can interested and can willing share their opinion on before 28 July 2023. According to the notification from the Commission, can share the suggestion in 3,000 words or through a file. At the end of conclusion, I would like to say, नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे, पर पहला मजहब संविधान हो। I think अब जजमेंट का कंक्लूजन बाकी है। जजमेंट का कंक्लूजन, एक बार सिविल सर्विस जीती है, एक बार डीएसपी जीती है। अब देखते हैं 2:1 का रेशियो किसका, क्या 2 डीएसपी बनेगी? यस और नो? क्या 2:1 सिविल सर्विस बनेगी? हम हमेशा डिबेट कराते हैं ताकि हम लोग के बीच में नॉलेज शेयर हो सके, चाहे डीएसपी जीते बैच, चाहे सिविल सर्विस बैच जीते। सबसे इम्पोर्टेंट था कि आज नॉलेज शेयर किया, बट डेफिनेटली हमें इनको विनर अनाउंस करना पड़ता है। जो हमारे जजेस ने, हमारे ऑडियंस ने जो भी आंसर दिया होगा, उनका आज मैम लेके आए। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट पृथ्वी मैम कि आप डीएसपी का स्कोर, सिविल सर्विस का स्कोर बताइए। सिविल सर्विस का स्कोर है 22, सबका एवरेज निकाला है। एंड डीएसपी का कम होगा कि ज़्यादा? कितना ज़्यादा? बहुत स्लाइट डिफरेंस है, क्योंकि आज में थोड़ा बराबर था। डीएसपी का 23 है। सो अभी का पॉइंट है 2:1 का रेशियो। तो आज डीएसपी जीती है, पर डेफिनेटली जो आज डिबेट हुआ, जजेस ने भी ये कहा कि बहुत अच्छा डिबेट हो, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली प्लीज गिव अ क्लैप फॉर डीएसपी। और ये क्लैप सिविल सर्विस के लिए बजना चाहिए, ये क्लैप हमारे जजेस के लिए बजना चाहिए।
ये क्लैप हमारे वीडियो एडिटिंग कल्पना में, और ये क्लैप मेरे लिए मिलेगी। I request the DSP batch to come and take the gift from children. Please give a clap. So thank you everyone for being here. Definitely 2-1 का लीड चल रहा है, पर अभी तक हमारा 2 सीरीज और बाकी दोनों में हम जीतेंगे। सिविल सर्विस जीतेगा ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, और डीएसपी कह रहा है कि अगली बार एक जीता अगली बार माने नहीं, खत्म कर देंगे। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जिसे फोन पे भी आता है, गूगल पे भी आता है, पर डेफिनेटली ये जो बेटर लक नेक्स्ट टाइम होगा डेफिनेटली बहुत बेटर होगा, बेटर नहीं बेस्ट होगा। सो प्लीज वेलकम टू एवरीवन।